नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। शहीद अतुल सुभाष, उन्होंने जितनी तैयारी करके आप लोगों को समझाया, जितना लीगल आप समझते हैं, आम आदमी समझता है, उतना लीगल कोर्ट को भी उसने समझाया होगा। जरूर समझाया होगा, इतनी तैयारी दिखती है उनके कागजों में। हम तो लीगल को रोज देखते हैं, तो हमें पता है कि उन्होंने लीगल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपने समझाने में। पर मजे की बात यह है कि उन्हें उतनी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब मैंने अपने केस को समझने के लिए दिमाग कई बार लगाया होगा, तो मैंने अपने बंदों को कोर्स के अंदर बहुत अच्छे सॉल्यूशन दिए होंगे। पर जब मैंने इसी तरह से उनके सॉल्यूशन मेकर, जो उनके खुद के काउंसलर थे, एडवोकेट थे, उनका जब इंटरव्यू सुना, तो मेरे दिमाग में हवाइयाँ से छूट गई और मेरे दिमाग में धमाके होने लगे कि भाई ये किस तरह के काउंसलर हैं जो लीगल की एक टेक्निकल बात नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उन्होंने अतुल सुभाष की इस बाकायदा हत्या को, या आम तौर पे कहा जाए जो कि टेक्निकल तौर पे आत्महत्या है, उस सुसाइड को बड़े आराम से ये दिखा दिया कि वो उनकी एक गलती है, जो कि खुले शब्दों में उन्होंने नहीं कहा, पर उसका अल्टीमेटली मतलब यही था। क्योंकि उस हिसाब से जज साहिबा बहुत अच्छी हैं। लड़की जो है वो एक लीगल डिमांड कर रही थी, यानी पत्नी जो है वो लीगल डिमांड कर रही थी। आज हम उनके उस इंटरव्यू के साथ साथ आपको एक लीगल नॉलेज भी देंगे, लीगल एस्पेक्ट में, कि किस तरह से इस तरह के मैनिपुलेटिव जो एडवोकेट्स हैं वो किस तरह से इस कानून व्यवस्था को अव्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है, इसको पूरा का पूरा ही डिस्टर्ब कर दिया है, जो कि कानून कहलाता है, किताबों में लिखा हुआ है। इस निर्जीव चीज़ को सजीव करने की सारी ताकत जो होती है वो एक एडवोकेट में होती है, आपके लीगल एडवाइजर में होती है। और उसका जो फेलियर है वो जस्टिस का फेलियर है। आप ये मत मानिए कि अगर आपको सही न्याय नहीं मिल रहा है, आपको सही प्रकार से जज नहीं सुन रहे हैं या मजिस्ट्रेट साहब नहीं सुन रहे हैं, तो ये कमी काफ़ी हद तक आपके लीगल काउंसलर की भी है। और अगर वो फेल है तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता इन झूठे केसेस के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि आप क्लिप देखें, वो क्लिप देखें जिससे आपको पता चले कि इनके इंटरव्यू में कितनी दमदार कमी नज़र आती है। और उसके साथ साथ हम आपको भी एजुकेटेड करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे वकील साहब जो इस तरह की ड्राफ्टिंग्स और इस तरह से आधी अधूरी तैयारी से केसेस लड़ते हैं, जिन्हें सिर्फ पार्टी से केस देने से मतलब होता है और उन्हें न्याय दिलाने से शायद गुरेज होता है या कोई तरीके का परहेज़ होता है, तो उन लोगों के लिए भी शायद ये एक एजुकेशन का वीडियो है। आप ये क्लिप देखिए। तो क्या वर्तमान स्थिति रही, कैसे चलता रहा है? क्या देखिए, ऐसा था कि 125 का मुकदमा मेंटेनेंस का ये लड़की ने किया था, और जिस बच्चे ने सुसाइड किया इसके खिलाफ किया हुआ था। यहाँ माननीय वकील साहब ने आदरणीय तरीके से बड़े आराम से कह दिया कि एक कमाऊ पत्नी जो है वो 125 CRPC एक कमाऊ पति पर लगा देती है, बच्चा छीन कर झपट कर पति के पास से ले जाती है। और ये बड़ा आसान सा तरीका उनका बयान करने का रहा कि ये बहुत आसान है, कानून के तो फिक्रे में वो जाना ही नहीं चाहते कि कानून में क्या लिखा हुआ है, बस उन्होंने जो कोर्ट में चलता है वही बोलना शुरू कर दिया। देखिए साहब, 125 पत्नी नहीं लगा सकती बच्चे के लिए भी, क्योंकि उन्होंने इस बात को आगे भी कहा, कई बार कहा, क्योंकि वो पत्नी कमाऊ थी, तो कोर्ट जस्टिफाई कर ही रहा है ना कि मेंटेनेंस तो 125 का पत्नी ने बच्चे के लिए लगाया। क्या पत्नी बच्चे का मेंटेनेंस लगा सकती है? जिस फर्जीवाड़े के लिए चाइल्ड वेलफेयर के नाम पर गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में चाइल्ड कस्टडी मांगी जाती है, वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी गार्जियन अगर बच्चे को ढंग से नहीं पाल सकता है तो वो वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। एजुकेशन, बच्चे का फूड, बच्चे की हेल्थ, ये किससे चलती है? पैसे से चलती है। तो अगर कमाते धमाते भी वो बच्चे को मेंटेन नहीं कर रही है और मेंटेनेंस बच्चे का पति से मांग रही है, तो ये तय करता है कि वो बच्चे को कभी भी ख्याल नहीं रखेगी। बच्चे का वेलफेयर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, वो वेलफेयर करवाना चाहती है पति से, वो सिर्फ एक आया की भूमिका में। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि 125 CRPC में एविडेंस एक्ट 101 का प्रावधान है, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब को जब ये साबित हो जाएगा कि वो ये जान ले कि पत्नी जो है रिफ्यूज्ड है और निगलेक्टेड है, ज़रूरी बात यह है कि वो इनकेपेबल है, तब वो यहाँ पर किसी भी तरह से मेंटेनेंस मांग सकती है। और ये कहाँ लिखा है? ये आपके 125 CRPC के सब सेक्शन 1 के जस्ट नीचे डिफाइन किया हुआ है, प्रोविजन नंबर 2 के। दूसरी सबसे ज़रूरी और कामदार चीज़ जो है वो ये है कि पत्नी जो है वो यहाँ पर 125(1)(b को भी कई बार गलत तरीके से डिफाइन करती है।
और उसको डिफाइन करने के लिए आपको कोर्ट्स में भी कहा जाता है, आप पति हो साहब, 125 में लिखा हुआ है। कई बार तो ये उंगली रख के दिखाते हैं 125 1B के ऊपर, देखो लिखा हुआ है हिज, देखो लिखा हुआ है हिज। ये एक शब्द जो हिज है ना, इसका मतलब पति नहीं होता है। लीगल में ही और हिज का मतलब व्यक्ति होता है, कोई जेंडर नहीं होता है। व्यक्ति पर्सन या व्यक्ति जो है वो जेंडर में से कोई भी हो सकता है, जिसको हम एक तरीके से इंसान मानते हैं। यानी वो माँ भी हो सकती है बच्चे की और वो पिता भी हो सकता है। इस मैटर को मैं आगे समझाऊंगा कि बच्चा किस तरह से मेंटेनेंस किस किस से ले सकता है। अब आगे आप अगली क्लिप देखिए, इन वकील साहब की समझदार बातों को समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आगे आपको फिर डिफाइन करूंगा। और उसमें जो है चूंकि लड़का भी अच्छा 84,000 रुपीज़ पर मंथ उसकी इनकम थी और बेंगलोर में वो जो है पोस्टेड था। लड़की जो है वह भी दिल्ली में अच्छा पैसा कमा रही थी। तो कोर्ट ने जो है सभी चीज़ों को देखते हुए और पत्रावली पे जो भी एविडेंस मिली हुई थी उस लिहाज से उसका एक लड़का था, उसको 40,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर किया और लड़की को नहीं किया। तो ये सही ऑर्डर था। आपने ये क्लिप देखी? आपने जब ये क्लिप देखी तो आपने कुछ गौर किया? वकील साहब ने कहा कि अतुल सुभाष की जो इनकम है वो 84,000 थी और इसमें उन्होंने आगे जस्टिफाई कर दिया कि 40,000 रुपये जो मेंटेनेंस था वो जायज़ लगाया गया था। यानी किसी इंसान के बच्चे को नहीं, शायद किसी हाथी को भी इतना चारा नहीं खाना होता होगा 40,000 रुपये का महीने के हिसाब से। घोड़ा भी नहीं खाता, हाथी भी नहीं खाता। एक छोटा बेबी मुश्किल से बहुत ये माने तो 5-6,000 7,000 रुपये कर सकता है। और एक कमाऊ माता के पास अगर वो रह रहा है तो ये सवाल खड़ा करता है कि अगर सारा सब कुछ खर्चा ही पति को यानी कि उसके पिता को बेयर करना है तो फिर माँ ने उसको रख क्यों रखा है, दे क्यों नहीं देती, इतना बोझ लग रहा है तो बच्चा। दूसरी बात, इन्होंने कहा पत्रावली पे एविडेंस। भाई साहब, डॉक्यूमेंट पर कौन एविडेंस देता है? डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ज़रूर होते हैं। पत्रावली का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट पे जो उन्होंने लिख के दे दिया वो सब एविडेंस मानते हैं आजकल के ये बढ़िया मेहरबान लीगल काउंसलर्स। यानी कि जो लिखा हुआ है वही पत्रावली पे एविडेंस है। यही लैंग्वेज है कोर्ट्स के अंदर कि पत्रावली पे एविडेंस दिए, मतलब जो लिख कर दे दिया, जो बयान दे दिए वो एविडेंस है। और इस आधार पे केस चल रहा था, क्योंकि वकील साहब तो आगे जाकर ये भी कह देते हैं कि काफ़ी उसके अंदर पर्याप्त एविडेंस थे, पर इन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया कि पत्नी ने क्या पर्याप्त एविडेंस दी। यानी उन्होंने उस तरह से एक तरीके से पत्नी का ही पक्ष लिया कि पत्नी एविडेंस लेने के लिए एलिजिबिलिटी दिखा रही थी कोर्ट को, जबकि वो किसी तरह का एविडेंस दे ही नहीं रही थी। जब आप अतुल सुभाष जो शहीद हुए हैं उनका जब बाकायदा सुसाइड नोट पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि वो किसी तरह का कोई एविडेंस दिखाने की काबिल नहीं थी। उसने सारे केस जो उल्टे सीधे लगाए थे उनमें आधे से ज़्यादा के बारे में तो उसको जानकारी नहीं थी। वो ऐसा उसने कई बार क्रॉस क्वेश्चन की, यानी कि जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तब पत्नी ने मानी ये बात, और वकील साहब यहाँ पर कुछ का कुछ बयान कर रहे हैं। दूसरी बार पत्नी के लिए उन्होंने सिंपल सी बात कही, वो अच्छा खासा कमा रही थी, पर ये नहीं कह रहे कि वो कितना कमा रही, यानी वो उसकी इनकम डिस्क्लोज करना ही नहीं चाहता। क्या इस तरह से इतना बायस्ड होकर एक पति का वकील पत्नी की तरफ रुझान रखते हुए जब बयान दे रहा है उसकी सुसाइड के बाद? और सबसे शर्म की बात यह है कि पूरे इंटरव्यू में हम ये नोटिस करते रहे कि कभी तो एक श्रद्धांजलि का शब्द उस इंसान के लिए बोल देते, कभी तो कहते कि मुझे उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए कुछ तकलीफ है, कुछ मेरे अंदर भी श्रद्धा है। बल्कि आगे जाके इन्होंने उनको गलत साबित करना शुरू कर दिया। अब ये देखते हैं कि कैसे होगा, ये अगली क्लिप में आप देखिए। अब ये 40,000 रुपया जो ऑर्डर हुआ था ये उसको ज्यादा लगा। तो अगर वो ज्यादा लगा और इस बिना पे उसने ये सब जो है किया है, सुसाइड वगैरह करने की बात कही है, तो इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है। भाई हम कहते हैं ऑर्डर गलत ही होता है कभी कभी, तो आपके पास उसका फोरम है, आप हाई कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते थे, उसका रास्ता है कि भाई ये 40,000 रुपया ज़्यादा है, इसको कम कर दिया जाए। तो उसने ये ना करके अगर इसको बहुत ज़्यादा लेके किया है तो हम लोग समझते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा दुखद है। अब ये वाली क्लिप देखिए आपने, यहाँ पर अतुल सुभाष जी के वकील ने एक बात कह दी कि शहीद अतुल सुभाष जो है उन्होंने बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अपनाया है इस पूरे मैटर के अंदर।
अब कई बार हो सकता है कि आने वाले वक्त में लोग कह दें कि साहब ये आपने इनके बयान तोड़ मरोड़ के गए हैं, तो उन्होंने भी खुलकर नहीं कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके साथ जो हुआ वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आप संवेदनहीन होकर पूरे इंटरव्यू में बोल रहे हैं और पूरी तरह से बायस्ड हैं, ये कह रहे हैं कोर्ट ने ऑर्डर सही किया है, फिर अगले ही सेंटेंस में ये कह देते हैं कि यहाँ बात खत्म हुई, कोर्ट ने ऑर्डर सही किया है, और उसी के बाद कह देते हैं कि हम ये मानते हैं कि कभी कभी कोर्ट ऑर्डर गलत भी कर देती है। तो उसके लिए आप हाई कोर्ट चले जाते और आपको अगर ये ज़्यादा लग रहा था 40,000 रुपया, तो आप इसे कम करा लेते। ये धंधा चल रहा है, यही सब चल रहा है कि साहब आप बस कम ज़्यादा के अंदर ही फंसा के रखेंगे लड़कों को। गलत केस लगा है तो आप इसे गलत तरीके से डिफाइन क्यों कर रहे हैं? आप ये कहते हैं कि इस केस को ख़त्म कराया जा सकता था, कोर्ट ने ऑर्डर गलत किया था, अगर गलत किया था तो इस ऑर्डर गलत होते ही केस गलत हो गया। अगर आप इतनी बात भी समझ पा रहे हैं, इतने सेंसिबल भी हैं, तो आपको ये ऑर्डर ही खारिज कराने की ज़रूरत क्या थी? आपको इस ऑर्डर को कम ज़्यादा कराने की ज़रूरत क्या थी? आपको केस ही ख़त्म करा देना था 125 सीआरपीसी का, जो कि गलत तरीके से लगाया गया है। इसका मतलब जब माँ की लाइबिलिटी कमाते धमाते भी नहीं बन पा रही है अपने बच्चे के प्रति, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पति को, जिसको थर्ड पार्टी बना दिया है बच्चे की लाइफ में, जिससे मिलने नहीं दे रही थी, विजिटेशन नहीं दे रही थी, उस इंसान से कैसे उम्मीद कर सकती मेंटेनेंस की? वो होती कौन है फिर अपने पास बच्चा रखने वाली? किडनैपर। और बड़ा दुखद है। कई लोगों पर जज के ऊपर भी पेशकार से लेकर जज मतलब जिम्मेदार ठहराया सर आरोपी जिम्मेदार ठहराया। वीडियो में जो वायरल हुआ है, तो इसको लेके क्या? चूंकि आप नहीं, देखिए इसमें यह तो बिल्कुल ही गलत है। उसमें जो भी वो फैमिली जज की जो जज साहिबा थी, हम लोग रोज काम कर रहे हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। और ये तो ऑर्डर होते रहते हैं भाई। लड़के वो जब 84,000 रुपीज़ 80,000 अबव पर मंथ कमा रहा है, तो अगर लड़के के लिए एक ऑर्डर किया गया, तो हम कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लगता दिखता भी हो अगर, तो वह कोई वजह नहीं हो सकती थी। और उसको अगर ज़्यादा लगता था तो आप अपील कर सकते थे। आप ऊपर कोर्ट हाई कोर्ट बनी हुई है, तो यह लेके जो है कोर्ट को अगर कोई चीज़ कहना, ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने सही ऑर्डर पास किया है, और अगर कहीं गलत लगता है, रोजे हो रहा है भाई, तमाम मामले होते हैं, गलत लगता है तो आप हायर कोर्ट में जाइए, अपील करिए, उसके फोरम बने हुए। अतुल सुभाष ने सबूतों के साथ पेशकार और जज साहब के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा है, और वो वैसे भी हम उसे डाइंग डिक्लेरेशन ही मानेंगे। कोर्ट इतनी ही बड़ी बड़ी बात कर दे कि वो सुसाइड नोट था, वो डाइंग डिक्लेरेशन था, सबूत सारे दिखाए गए थे, वजह सारी बताई गई थी, पति की तरफ से कोई सॉलिड एविडेंस नहीं दिया गया था, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन है। और उसके हिसाब से वो बात बिल्कुल सही है कि पेशकार रिश्वत देता था वहाँ पे, तभी कोई इंसान लिखेगा। और बाकायदा उसकी रेटें भी बताई गई थी सुसाइड नोट के अंदर कि कितने लेवल के आदमी से किस हिसाब से रिश्वत मांगी जाती थी, लेवल चेक करके रिश्वत मांगी जाती थी। क्यों झुटलाना चाह रहे हैं वकील साहब उस सच्चाई को? पढ़ तो आपने भी लिया होगा अब तक वो सब कुछ, और उससे पहले ही आपने सूचित कर लिया होगा। आपकी तो पार्टी थी, आप पे भी तो लांछन लगने वाली थी। आपको इतना आसान लग गया कि ये बड़ा आसान है कि भाई उसने सुसाइड कर लिया तो ये तो गलत है, 40,000 रुपये के लिए सुसाइड कर लिया। आपने उस अन्याय के बारे में सुना ही नहीं। देख लेते ना उस 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो को, जिसके अंदर आपको पता लगता है कि वह व्यक्ति सिर्फ इतनी सी बात पे नहीं उठा हुआ था, नाराज़ नहीं था ज़िंदगी से, वो पूरे सिस्टम से परेशान था, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि हम तो यहाँ रोज़ मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर की कोई भावना बाहर आ रही है? मिलकर कैसे काम कर सकते हैं जज और वकील साहब? हमेशा दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, कोई कोलैबोरेशन नहीं हो सकता है। तो आप मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? आप डिफाइन कर सकते हैं आप क्या बात तय कर रहे हैं। आपने कह दिया उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो निर्दोष है। किसी आदमी को इतना एक्सटॉर्ट करना, जबकि वो वहाँ पर नहीं आना चाहता था, वो चाहता था कि उसको वर्चुअल सुना जाए, और यही जज साहिबा, यही पेशकार उसे वर्चुअली नहीं सुनने देना चाह रहे थे। ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं देना चाह रहे थे, जो कि आज तक किसी को ये भी जानने में तकलीफ हो रही है, वकीलों को, ये फंडामेंटल राइट में आ चुका है। आप गलत कर रहे थे, आपका बार बार यही घुमा कर लाना, हाई कोर्ट चले जाते। 40,000 रुपये तो लगाया था, 40,000 रुपये के लिए उसने नहीं किया है। 40,000 उसके बच्चे जिसके लिए वो तड़प रहा था, उससे नहीं मिलने के लिए परेशान हुआ है। उसको 40,000 रुपये देने में कोई तकलीफ नहीं थी, उसमें इतना बड़ा चढ़ा के नहीं है, क्योंकि आप अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि 40,000 प्लस 40,000 रुपये उस पर मेंटेनेंस लगा था, यानी कि टोटल 80,000 रुपये, और आपने डिफाइन किया 84,000। तो क्या 4,000 में जीता अतुल सुभाष? और रिकवरी के लिए तो आप झूठे उल्टे सीधे बिना ऑथराइजेशन के
पुलिस को भेज देते हैं, जो कि वो ऑथराइज ही नहीं है किसी सिविल रिकवरी के अंदर। गिरफ्तार करने भेज देते हैं, जो कि ऑथराइज ही नहीं है किसी भी सिविल रिकवरी के अंदर, किसी भी सिविल अरेस्ट के अंदर। इस तरह से आपके मजिस्ट्रेट साहब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स को यूज़ करते हैं, जबकि उनके पास पावर ही नहीं है कि पुलिस को बाकायदा वहाँ पर भेज सकें। पर आम आदमी नहीं जानता ना, और आपने गाइड नहीं किया, शायद आपको भी नॉलेज नहीं होगी, तो अपडेट कर लीजिएगा मेरा ये वीडियो देख। कितनी पुरानी सर केस थी, कब से कब ये शुरुआत? ये देखिए, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। इधर जुलाई में डिसाइड हो गया था ये, और जुलाई के बाद से वो लोग यहाँ नहीं आए हैं। इसी जुलाई से तो निश्चित रूप से अब उसके दिमाग में क्या आया, अगर उसके लड़की के घर वालों ने, उसके भाई वगैरह ने कोई चीज़ कहा हो कि सुलह कर लीजिए और ज़्यादा पैसे की डिमांड किया हो, तो ये हो सकता है कि कोई ऐसी बात उसके दिमाग में रही हो कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है। कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को भी जो जानकारी है उसमें द कोर्ट इज़ राइट। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो क्लिप के एंड से शुरू करता हूँ। यानी इन वकील साहब को, जैसे डॉक्टर को अपने मरीज़ के बारे में पता होता है, ऐसा अतुल सुभाष ने ज़रूर कहा होगा कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे और एक्स्ट्रा डिमांड के लिए उसका भाई, जो कि अतुल सुभाष ने कहा है कि वो क्लाउड किचन खोलने के लिए अपने भाई के लिए पैसा मांगती थी, सुसाइड नोट में पढ़िएगा जाके। और इनको ये भी पता था कि वो 3 करोड़ रुपए के लिए टॉर्चर कर रही है। कहीं ना कहीं तो बातों बातों में इन्होंने छोड़ दिया है, इनको हिंट था, और इन्होंने उस बंदे के लिए कोई रेस्क्यू तैयार नहीं किया। इन्होंने बार बार अभी भी इस क्लिप में कहा कि कोर्ट ने अगर कोई फैसला, पहली बात तो गलत किया ही नहीं है, और अगर ये फैसला गलत आपको लग रहा था, 40,000 रुपये ज़्यादा लग रहे थे, तो आप चले जाते हैं ना आगे। बहुत सारे फॉरम हैं, बहुत सारी जगह है। वकील साहब, आप सही ढंग से केस लड़ लेते ना, आप थोड़ा कानून के अंदर उतर जाते ना, तो आप ये ऊपर से जो बातें कर रहे हैं ये नहीं होती। आपको सब पता था। हम सब जितने लोग आज अतुल सुभाष के गुजर जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद, उनके वीडियोस के थ्रू ये सब जान पाए, आपको उससे पहले से पता था ये सब कुछ। यानी वो व्यक्ति आपसे भी सॉल्यूशन मांग रहा था, और जब उसे सॉल्यूशन नहीं मिला और आपकी तरफ से बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स आए, आप जब पेशकार के बारे में, जब उस आदमी ने इतना नेगेटिव लिखा है, तब भी आप बार बार उसका पक्ष ले रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या छिपाना रह गया आपके चेहरे के पीछे चेहरे को। ये देख देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इसके निकिता के परिवार मीडिया से दूरी बनाए गए हैं, तो इसके पीछे क्या वजह था? वो भी तो न्याय की मांग कर रहे थे, ये भी न्याय की बात आ रही थी इसमें। तो ये इनके पक्षकार जो है फोटो वीडियो के लिए मना कर रहे हैं, इसमें क्या मतलब? जिस तरीके से वो वीडियो अपना बना के वायरल किया है सुसाइड से पहले, क्योंकि आप पक्ष के। देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या चलता है, इस चीज़ को जानना बड़ा मुश्किल होता है। इवन तो उसके पेरेंट्स, दोनों तरफ के पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी कम रहती है। तो वो क्या करके लेके, और क्या उसके दिमाग में चला, और क्या करके इतना जो है उसने ये चीज़ करके कहा कि आई एम गोइंग टू सुसाइड, ये हम लोगों के भी समझ के परे। ये बिल्कुल हो सकता है इसमें कि उसके घर वालों ने या उसी ने कोई सुलह उलह करने के लिए विशेष डिमांड किया हो, तो इसको लेके वो जो है अपने आप को समझ रहा हो कि मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा हो, तो ये लेके हो सकता है। वकील साहब ने ये कहा कि हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप होते हैं उसके बारे में कुछ भी पता होना और उसके बारे में कुछ भी जान पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो कोर्ट ये सब कैसे जान गया कि बच्चे को पति ने निगलेक्ट किया था, जो कि पिता थे शहीद अतुल सुभाष। ये कैसे मान लिया पत्नी की बातों पर कि वो अपने बच्चे को मेंटेन नहीं कर रहा था, जबकि अतुल सुभाष ने कोर्ट के सामने बार बार ये चीज़ें रखी थी कि मैं सब कुछ करता आया हूँ, मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं अपने परिवार को दोबारा बसाने के लिए, सोशल मीटिंग की है, अपने परिवार के थ्रू मीटिंग की है। मेरी बीवी आने को तैयार ही नहीं थी, कई महीनों से वो वहीं रह रही थी। और ये सब जानते हुए भी वकील साहब ये कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जब ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि पति और पत्नी के बीच में क्या हुआ था, तो फिर आपने केस कैसे चालू करवा दिया? आप लड़के इस बिना पे रहे थे, और जज साहब ने कैसे जस्टिफाई कर दिया जब आप खुद ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता? आप एविडेंस की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि अतुल ने कोई एविडेंस दिया था या नहीं दिया था। चलिए, अतुल ने एविडेंस नहीं दिया, अतुल जो थे वो शहीद हो गए, पर उससे पहले जो है उनके पास कोई सबूत नहीं रहा होगा, जैसा कि उन्होंने तो दिखाए हैं बहुत सारे सबूत। पत्नी ने क्या सबूत दिखाए? आपने शब्द भी बोला उसके लिए कि इस वजह से उसे मेंटेनेंस मिला। आप सब कुछ हाइपोथेटिकली बताना चाह रहे हैं। कोई आम आदमी आपकी बात समझ सकता है, और एक एक्सपर्ट आपकी रूह में झांक कर देख रहा है।
कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आप अपने हर बयान में फंसे हुए हैं। एक सर छोटा सा सवाल और बनता है कि जब ये किस तरह के सर ये कोर्ट में एक्टिविटी करते थे जब आते थे पेशी पर अपने पर्टिकुलर? कोर्ट में आते थे तो ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि कोई वायलेंट हो। भाई पुकार होती थी, लोग जाते थे, अपना मुकदमा अपनी बात जो है दोनों पार्टीज रखते थे। वहाँ हम लोगों ने ऐसा कोई चीज़ नहीं देखा कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो। वो नॉर्मल जैसे रूटीन वे में होता है वैसे ही चलता था। अब केस सर इस मोड़ पर आ गई है जी, अब सुसाइड हो गया है जी। क्या आगे हो सकता है कोर्ट में इस विषय को लेकर के? भाई हम कहते हैं कि अगर ऐसी चीज़ है तो जिसका जो सुसाइड किया है उसकी वजह क्या है और क्या करके जो है ऐसी चीज़ की गई, तो उसके लिए जब वो फैक्ट सामने आएंगे तो उसमें तब कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता। अभी आपने एक क्लिप देखी, आपको सुनने में एक जर्नल इंटरव्यू लग रहा होगा, पर इस क्लिप में भी एक खतरनाक रहस्य है। इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि लड़की के यानी कि जो शहीद अतुल सुभाष हैं उनके घर वालों ने जो उनकी पत्नी है शहीद अतुल सुभाष और उसके ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज करा दी है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद की आपको सारी घटनाएं पता हैं ही। इसके बावजूद वकील साहब ने इस बात पे एक बार भी कंसिडरेशन नहीं दिया कि हाँ गलत हुआ है, उस लड़के को सुसाइड करने के लिए अगर मजबूर किया गया है, चाहे वो मेरी जानकारी में रहा हो या ना रहा हो। और वैसे भी जब तक इनसे इंटरव्यू न्यूज़ 24 में लिया था तब तक न्यूज़ 24 इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारे सब्सटेंस बाहर निकाल के ला चुका था। वकील साहब का इंटरव्यू तो बहुत लेट किया गया था, तो न्यूज़ में समाचारों में सब बातें आ चुकी थी, यहाँ तक कि शहीद अतुल सुभाष का बाकायदा पूरा का पूरा सुसाइड नोट, जिसे मैं डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से जानता हूँ, मेरे मन में तो मेरी आत्मा में तो वो डाइंग डिक्लेरेशन ही है, तो उसके अंदर भी जो भी कुछ लिखा हुआ था वो सब कुछ मीडिया में ऑन एयर पब्लिक के सामने आ चुका था। बावजूद इसके इन्होंने कभी नहीं कहा कि वह व्यक्ति निर्दोष था और वो दोषी है। अब मज़े की बात सुनिए, जब इनसे ये पूछा गया कि उन्होंने केस कर दिया है, किसने? शहीद अतुल सुभाष के परिवार वालों ने लड़की वालों पर केस कर दिया है। इन्होंने उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, कुछ और ही फ्लो में थे। ज़रा सोचेगा, आप गौर करके ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा। इन्होंने कहा अच्छा उन लड़की वालों को धमकी मिली होगी, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, और धमकी मिली है तो फिर भी यहाँ पर जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। अब एक और मजे की बात सुनिए कि धमकी की बात इन्हें कैसे पता कि लड़की वालों को लड़के वालों की तरफ से धमकी दी गई थी, शहीद अतुल सुभाष की फैमिली की तरफ से कोई धमकी भी मिली है। ये सवाल खड़ा करता है इन वकील साहब के बारे में। ज़रा सोचिए किस तरह से ये मिलकर केस लड़ते हैं। उन्होंने कहा था ना थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में, हम मिलकर काम करते हैं। अगली चीज़ ये है कि इन्होंने कहा दोनों पार्टियों का जुरिस्डिक्शन जौनपुर में बनता ही नहीं। आपने ये बात समझी ही नहीं, यानी कि लड़की जो अतुल सुभाष के जो डाइंग डिक्लेरेशन था, जिसे सो कॉल्ड सुसाइड नोट कह रही है जुडिशरी, उसके अंदर क्लियर बात है और इस बात के क्लियर एविडेंसेस भी हैं जो लड़की ने भी अपने ड्राफ्टिंग और पिटिशंस वगैरह में दिया है कि वो गुड़गांव में काम करती थी और अतुल सुभाष जो थे, जो शहीद हुए हैं, वो बेंगलुरु में काम करते थे। ये जौनपुर में तमाशा रचा गया और रीता कौशिक जो जज साहब थे, उन्होंने कॉग्निजेंस लेते वक्त ये चीज़ ध्यान भी नहीं दी कि जुरिस्डिक्शन बनता है, जबकि इतनी गलत सलत सलाह इतनी देर से ये वकील साहब शहीद अतुल सुभाष के खिलाफ दे रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भी इतनी मध्यम नॉलेज तो बाहर निकाल ही दी कि यहाँ दोनों पार्टियों का जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, तो केस कैसे चला? सवाल खड़ा करता है जुडिशरी पे भी और ऐसे वकीलों पर भी जो इस तरह से डील करते हैं इन केसेस को, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा उनकी की हुई एक बारीक सी गलती की वजह से। ये बात बार बार उस व्यक्ति ने भी दोहराई थी और कोर्ट को भी बताया था कि मेरी पत्नी किसी भी तरह से सही मामला को लेकर कोर्ट में आई ही नहीं है, और अगर ये वकील साहब उनके वकील थे तो ये घटना दुखद है। और जिम्मेदार कौन है ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन पीड़ित पुरुषों को शेयर कीजिए जिनको इतनी डीप नॉलेज की ज़रूरत है इस तरह के वकीलों के आगे। ये हाल है इस देश का कि जहाँ हर सांप पर उल्लू बैठा है, फिर हाल गुलिस्ता क्या होगा। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो सिर्फ है ना आत्मा की आवाज़ से ही आगे बढ़ते हैं। आपकी आत्मा में कोई आवाज़ आती है तो इसे उन दुखी लोगों की तक पहुँचाइए। हमने पूरी कोशिश की है कि हम अपना गुस्सा भी दिखा सकें,
हम आप तक अपनी नॉलेज भी पहुंचा सकें और आपको गाइड कर सकें कि सजग रहिए और सचेत रहिए, हम आपके साथ हैं। लीगल इंडिया आपका हमेशा साथ देगा। वीडियो अच्छा लगा ना लगा, मगर उस शहीद व्यक्ति को श्रद्धांजलि ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।